सातवाहनों के बारे में सबसे दिलचस्प ब्यौरा उनके पारिवारिक ढांचे से संबद्ध है। उत्तर भारत के आर्यजनों के समाज में पिता का महत्व माता से अधिक था, और अब तक हम उत्तर भारत के जिन राजाओं की चर्चा कर चुके हैं वे सभी पितृतंत्रात्मक समाज के थे। परंतु सातवाहनों में हमें मातृतंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी। गौतमी पुत्र, वाशिष्ठी पुत्र आदि नाम बताते हैं कि उनके समाज में माता की प्रतिष्ठा अधिक थी। आज प्रायद्वीपीय भारत में पुत्र के नाम में पिता के नाम का अंश जोड़ने की परंपरा है। माता के नाम को इसमें कोई स्थान नहीं है। इससे पितृतंत्रिक प्रभाव लक्षित होता है। रानियों ने स्वाधिकार पूर्वक बड़े बड़े धार्मिक दान किए, और कई रानियों ने तो प्रतिशासक के रूप में भी काम किया, किंतु सारतः सातवाहन राजकुल पितृतंत्रात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। प्रशासनिक ढांचा। सातवाहन शासकों ने धर्मशास्त्रों में बताए गए राजा के आदर्श पर चलने के प्रयास किए। राजा धर्म का संरक्षक होता था, उसमें कुछ दैवी गुणों का होना माना जाता था। सातवाहन राजा का वर्णन राम, भीम, केशव, अर्जुन आदि पौराणिक महापुरुषों के गुणों से विभूषित रूप में किया गया है। बल और पराक्रम में राजा की तुलना उक्त पौराणिक पुरुषों और दिव्य विभूतियों से की गई है। स्पष्टतः ऐसा सातवाहन राजा में देवत्व सिद्ध करने के लिए किया जाता होगा। सातवाहनों ने कई प्रशासनिक इकाइयां वही रखीं जो अशोक के काल में पाई गई थीं। उनके समय में जिला को अशोक के काल की तरह ही आहार कहते थे। उनके अधिकारी मौर्य काल की तरह ही अमात्य और महामात्य कहलाते थे। परंतु सातवाहनों के प्रशासन में हम कुछ खास सैनिक और सामंतिक लक्षण पाते हैं। यह गौर करने की बात है कि सेनापति को प्रांत का शासनाध्यक्ष या गवर्नर बनाया जाता था। चूँकि दक्कन के जनजातीय लोगों का न तो पूरा ब्राह्मणीकरण हुआ था और न वे अपने को नए शासन के अनुकूल बना पाए थे, इसलिए उन्हें प्रबल सैनिक नियंत्रण में रखना आवश्यक था। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गोलमिक को सौंपा जाता था। गोलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। गोलमिक को ग्रामीण क्षेत्रों में इसलिए रखा जाता था कि वह शांति व्यवस्था बनाए रख सके। सातवाहन शासक में सैनिक लक्षण इससे भी प्रकट होता है कि उनके अभिलेखों में कटक और स्कंधावार शब्दों का खूब उल्लेख मिलता है। वे सैनिक शिविर और बस्तियां होते थे। वे तब तक प्रशासनिक केंद्र के रूप में काम करते थे जब तक वहां पर राजा स्वयं रहते। इस प्रकार सातवाहन शासन में दमन नीति का प्रमुख स्थान था। सातवाहनों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम दान देने की प्रथा आरंभ की। जो आबाद भूमि और ग्राम दान में दिए जाते थे, उन्हें राजपुरुषों और सैनिकों के और हर कोटि के राजकीय अधिकारियों के हस्तक्षेप से मुक्त घोषित कर दिया जाता था। अतः दान किए गए ऐसे क्षेत्र सातवाहन राज्य के भीतर छोटे छोटे स्वतंत्र द्वीप जैसे बन गए। संभवतः बौद्ध भिक्षु भी अपने निवास क्षेत्र के लोगों में शांति और सदाचरण के नियमों का पालन करने तथा राजसत्ता और सामाजिक व्यवस्था का आदर करने का उपदेश दिया करते थे। बेशक वर्ण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में ब्राह्मणों को मदद मिली और इससे समाज में स्थिरता आई। सातवाहन राज्य में सामंतों की 3 श्रेणियां थीं। पहली श्रेणी का सामंत राजा कहलाता था और उसे सिक्का ढालने का अधिकार रहता था। द्वितीय श्रेणी का महाभोज कहलाता था और तृतीय श्रेणी का सेनापति। ऐसा लगता है कि इन सामंतों को अपने अपने इलाकों में कुछ सत्ता प्राप्त थी। धर्म। सातवाहन शासक ब्राह्मण थे और उन्होंने ब्राह्मणवाद के विजयाभियान का नेतृत्व किया। आरंभ से ही राजाओं और रानियों ने अश्वमेध, वाजपेयी आदि वैदिक यज्ञ किए। वे कृष्ण, वासुदेव आदि जैसे बहुत से वैष्णव देवताओं के भी उपासक थे। यज्ञानुष्ठानों में ब्राह्मणों को उन्होंने प्रचुर दक्षिणा दी। फिर भी सातवाहन शासकों ने भिक्षुओं को ग्रामदान दे देकर बौद्ध धर्म को बढ़ाया। उनके राज्य में बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का बोलबाला था, खासकर शिल्पियों के बीच। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कुंड और अमरावती नगर सातवाहनों के शासन में और विशेषकर उनके उत्तराधिकारी इक्ष्वाकुओं के शासन में बौद्ध संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। इसी प्रकार महाराष्ट्र में पश्चिमी दक्कन के नासिक और जुन्नार क्षेत्रों में भी शायद व्यापारियों का संरक्षण पाकर बौद्ध धर्म फूला फला। वास्तुकला। सातवाहन काल में पश्चिमोत्तर दक्कन या महाराष्ट्र में अत्यंत दक्षता और लगन के साथ ठोस चट्टानों को काट काट कर अनेक चैत्य और विहार बनाए गए। वस्तुतः यह प्रक्रिया 200 ईसा पूर्व के आसपास लगभग 1 शताब्दी पहले ही आरंभ हो चुकी थी।
चैत्य बौद्धों के मंदिर का काम करता था और विहार भिक्षु निवास का। चैत्य अनेकानेक पायों पर खड़ा बड़ा हॉल जैसा होता था और विहार में एक केंद्रीय शाला होती थी जिसमें सामने के बरामदे की ओर एक द्वार रहता था। सबसे मशहूर चैत्य है पश्चिमी दक्कन में कार्ले का। यह लगभग 40 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा है। यह विशाल शिला वास्तुकला का प्रभावोत्पादक उदाहरण है। विहार चैत्रों के पास बनाए गए, उनका उपयोग वर्षा काल में भिक्षुओं के निवास के लिए होता था। नासिक में 3 विहार हैं। चूँकि उनमें नहपान और गौतमीपुत्र के अभिलेख हैं, इसलिए प्रतीत होता है कि वे ईसा की पहली दूसरी शताब्दियों के हैं। शिलाखंडीय वास्तुकला आंध्र में कृष्णा गोदावरी क्षेत्र में भी पाई जाती है, परंतु यह क्षेत्र वस्तुतः स्वतंत्र बौद्ध संरचनाओं के लिए मशहूर है। ये संरचनाएं अधिकतर स्तूप के रूप में हैं। इनमें अमरावती और नागार्जुन कुंड के स्तूप सबसे अधिक मशहूर हैं। स्तूप गोल स्तंभाकार ढांचा है जो बुद्ध के किसी अवशेष के ऊपर खड़ा किया जाता था। अमरावती स्तूप का निर्माण लगभग 200 ईसा पूर्व में आरंभ में हुआ, किंतु ईसा की दूसरी सदी के उत्तरार्ध में आकर वह पूर्ण रूपेण निर्मित हुआ। इसका गुंबज नींव के आर पार 53 मीटर है और इसकी ऊंचाई 33 मीटर मालूम होती है। अमरावती का स्तूप भित्ति प्रतिमाओं से भरा हुआ है। इनमें बुद्ध के जीवन के विभिन्न दृश्य उकेरे हुए हैं। नागार्जुन कोंड सातवाहनों के उत्तराधिकारी इक्ष्वाकुओं के काल में अपने उत्कर्ष की चोटी पर था। यहाँ केवल बौद्ध स्मारक ही नहीं बल्कि सबसे पुराने ईंट के बने हिंदू मंदिर भी हैं। यहाँ लगभग 2 दर्जन विहार दिखाई देते हैं। अपने स्तूपों और महाचैत्यों से अलंकृत यह स्थान ईसा की आरंभिक सदियों में मूर्तिकला में सबसे ऊंचा प्रतीत होता है। भाषा। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। सभी अभिलेख इसी भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं, जैसा कि हम अशोक के काल में देख चुके हैं। हो सकता है कि कुछ सातवाहन राजाओं ने प्राकृत में पुस्तकें भी लिखी हों। प्राकृत ग्रंथ गाथा सप्तशती या गाथा सप्तशती हाल नामक सातवाहन राजा की रचना बताई जाती है। इसमें 700 श्लोक हैं जो सभी प्राकृत में हैं, किंतु लगता है कि इसका अंतिम परिमार्जन बहुत दिनों के बाद पश्चात संभवतः ईसा की 6ठी सदी के बाद किया गया है।